हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया मिशन 100 बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं। उस ब्रेक में कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा, जिन लोगों को रिवीजन में और जिन लोगों को लगता हो कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करना है, उनको रिवीजन करने का मौका मिल गया। तो भैया मकर संक्रांति की और पोंगल की और बिहू की बहुत सारे अलग अलग जगहों के अलग अलग फेस्टिवल्स मनाने के बाद, इस साल का पहला फेस्टिवल बनाने के बाद अब अगला फेस्टिवल जो है उसमें भैया जोरदार मेहनत की जरूरत है। और वो अगला फेस्टिवल है आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन। और वो रिजल्ट सेलिब्रेशन तभी कर सकते हो, वो फेस्टिवल तभी इंजॉय कर सकते हो जब भैया अभी 2-4 महीने लगातार मतलब जी जान लगा के जितना हो सकता है उतनी मेहनत करनी है। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा कोशिश करनी है, और कोशिश इतनी दमदार होनी चाहिए कि अफसोस ना रहे। अदरवाइज क्या होगा, सर आधा अधूरा सा लगे पड़े हैं, सर डीपीपी होता है तो ये छूट जाता है, वो होता है तो ये छूट जाता है। बेटा ये कोशिश, ऐसी कोशिश मत करो, ठीक है। बेटर है एग्जाम हॉल के इस पॉइंट पे आके अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो बेटा अच्छे से लड़ो, सो दैट कि आपको कम से कम पता रहे कि हाँ यार मैदान में होता क्या है, ठीक है। तो भैया देखिए, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर लास्ट क्लास में शुरू कर चुके हैं, और लास्ट क्लास में देखेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में, भैया सॉल्यूशन चैप्टर को अगर पुरानी चीजें देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद सर हम लोग, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो मैंने पहले ही करा दिया था, बट बस बता दिया, क्वेश्चंस करा दिए जो अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ सॉलिबिलिटी की डिस्कशन हमने करी थी। कुछ सॉलिबिलिटी में भैया हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कर गए थे कि सॉलिड इन लिक्विड का सॉलिबिलिटी कैसे देखते, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका टेम्परेचर के साथ क्या रोल होता है। फिर हम लोग सॉलिबिलिटी देखने आए किसकी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सर गैस को इन लिक्विड में अगर डिसॉल्व करते हैं, गैस इन लिक्विड अगर हम लेके जाते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बेटा ध्यान से देखिएगा, गैस इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था। भैया अगर कोई ऐसे डायरेक्ट पहुंचा हुआ है कि हाँ भाई साहब मैं तो मतलब मकर संक्रांति के बाद स्टार्ट कर रहा हूं या नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, बेटा देख लेना कुछ पुरानी बातें हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या सॉलिबिलिटी के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो लास्ट क्लास में कराए गए हैं, प्लीज उसको कर लीजिएगा। ये चैप्टर या अभी भी ये बैच इतना नहीं छूटा है, अगर आप चाहें तो भी 7-8 लेक्चर छूटे हैं, फास्ट फास्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जिनका भी बैकलॉग है प्लीज बैकलॉग खत्म करके ही लेक्चर के साथ जुड़ो, क्योंकि ये तीनों चैप्टर मोल, कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन एंड रॉक्स, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। आज से ये चैप्टर थोड़ा सा अलग हो जाएगा और चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में, बट जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा रेडॉक्स आएगा, रेडॉक्स में बस बैलेंसिंग और थोड़ी 2-4 चीजें बतानी है। उसके बाद भैया नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास, फिर से मिक्सिंग हो जाएगी, फिर थर्मोडायनामिक्स से नया पोर्शन स्टार्ट होगा। तो कोशिश करिएगा भाई सब लोग यहां पर बने रहने की। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात कर रहा था, तो मैं यहां पर बोल रहा था कि भैया ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, दूसरा नेचर ऑफ गैस पे, सर गैस कैसा है, नेचर ऑफ गैस पे, एंड थर्ड वन हम लोग क्या बोल देंगे सर, थर्ड वन टेम्परेचर पे, थर्ड वन हम लोग क्या बोल देंगे, टेम्परेचर पे, सर थर्ड वन क्या बोल देंगे, टेम्परेचर पे, एंड द लास्ट वन हमने बोला था प्रेशर। सर प्रेशर पे हम लोग डिस्कशन आज स्टार्ट करने वाले थे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बेटा लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था कि जब भी गैस सॉल्यूट होता है, सर ये देखिएगा ये चीजें हमने लिख ली है, गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट जब भी होता है, ये जब भी एक सॉल्यूशन बनाएगा, सर इसमें जो सॉल्यूशन होता है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है। तो हम लोगों ने बोला था कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन liquid is inversely proportional to temperature, inversely proportional to temperature, inversely proportional to temperature। सर ये चीज अपने पास हमने करा, इसका एप्लीकेशन देखा था, तो एप्लीकेशन में क्या आया था, एक्वेटिक स्पीसीज का एप्लीकेशन आया था। एक्वेटिक स्पीसीज दे आर मोर कंफर्टेबल इन cold water, they are more comfortable in cold water, more comfortable in cold water। सर देख लो, सर एक्वेटिक स्पीसीज जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी हम लोग पीते हैं, वो सर सारे के सारे ड्रिंक्स आर प्रेफर्ड एट लो टेम्परेचर। तो भैया प्रेफर्ड
एट लो टेम्परेचर। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली थी। उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया, एक्वेटिक स्पीसीज हो गया। उसके बाद हमसे एक चीज और बताई गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड होगा, सर ये एक रूल आया जिसका नाम हमने रख दिया था हेनरीज लॉ। ये एक लॉ आया था जिसका नाम हमने रख लिया था हेनरीज लॉ। भैया लास्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमने पढ़ा था। हमने बोला था सॉल्युबिलिटी का रेशियो ले लोगे तो वो प्रेशर के रेशियो में हो जाएगा। ये बातें हमने लास्ट क्लास में की हुई थी। ध्यान सुनिएगा बेटा, एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में हेनरीज लॉ ऐसा दिखाया जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एनसीईआरटी में देखोगे ऐसा दिखेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड या सॉल्यूशन, जितना भी गैस का प्रेशर है ओवर द लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी जब भी गैस की मेजर की जाती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर हम लोग बोल दें कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सर यहां पर फॉर्मूला जो होता है, सर यहां पर देखेंगे तो ये ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर आपको बोला जाए, थोड़ा सा मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। हाँ चलिए, इसको मैं बोल रहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब यहां पर ये हेनरीज लॉ के अलग अलग स्टेटमेंट्स है बेटा। अगर हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट को सही से डिकोड किया जाए तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, बस इतना जान जाइए। अब गैस के केस में, इन केस ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी को हम किसके टर्म में लेते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी को किसके टर्म में लेते हैं? इन केस ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सर सॉल्युबिलिटी को क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो भैया ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी के बारे में सर यहां पर डाल्टन ने थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करा, बोला कि भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लेकिन जो ये फॉर्मूला है इसमें देख लो, इसको नाम हमने क्या दे दिया? इसका नाम हमने क्या रख दिया? हेनरीज कांस्टेंट रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया हमने? हेनरीज कांस्टेंट। सर हेनरीज कांस्टेंट प्रेशर का जो केएच का यूनिट है, यूनिट ऑफ केएच जो होगा, सर यूनिट ऑफ केएच जो होगा वो किसके बराबर होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भैया मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? यूनिटलेस। मोल्स अपॉन मोल्स, दो लोगों का रेशियो, सर वो यूनिटलेस होता है। तो भैया ये फॉर्मूला जो आया ये शुरुआत में नहीं आया था। ध्यान सुनिएगा, हेनरीज लॉ का भैया सर शुरुआत में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया। मतलब सर ये देखिएगा, अब आपको सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू के इंटू पी भी लिख सकते हैं। सर यहां पर सॉल्युबिलिटी अगर मैं मोल्स पर लीटर में लेता हूं तो यूनिट डायमेंशन लगा सकते हो। सर के का यूनिट क्या होगा? आप यूनिट एंड डायमेंशन लगा सकते हो। यूनिट ऑफ के क्या होगा? सर बता सकते हो, मोल्स पर लीटर पर एटीएम लिख सकता हूं। सर कोई बोलेगा एग्जाम हॉल में, बेटा याद रखना सॉल्युबिलिटी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, हेनरीज ने एकदम क्लियरिफाई कर दिया था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब सॉल्युबिलिटी अपने अपने हिसाब से लोग लेने लगे। किसी ने बोला भाई मोल पर, अब इसी में देखो मोल्स पर लीटर। अब बताओ सर यहां पर देख लो, आपको ये दिया हुआ है, इसका प्रेशर का एटीएम दिया हुआ है, यहां पर के, सर इसका यूनिट क्या होगा? अब एग्जाम हॉल में ध्यान से देख लेना, सर आपको कैसे टिक मारना है, ये कैसे टिक मारना है? एटीएम लीटर मोल इनवर्स, एटीएम लीटर मोल इनवर्स। अब एग्जाम हॉल में बेटा ध्यान से देख लो, सर यहां पर सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला, यहां पर सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सर हेनरी ने पहले कुछ भी नहीं बताया कि सॉल्युबिलिटी किस टर्म में लेना है। किसी ने बोला सर सॉल्युबिलिटी अगर मैं ग्राम में ले लूं तो, सॉल्युबिलिटी को अगर ग्राम पर लीटर में ले लूं तो, सर ये किस में ले लिया? मान लो बार में ले लिया, तो के का यूनिट क्या होगा? बेटा यहां पर इस तरह के फॉर्मूले में आपको क्या देखना पड़ेगा? सर यूनिट देखना पड़ेगा, किसका? के का।
मतलब अगर ऐसा फॉर्मूला आ गया, ये बेटा जो फॉर्मूला है ये तो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। ये किसने दिया था? ये डाल्टन का इंटरप्रिटेशन था। वो डाल्टन चाचा याद है ना? तो वही डाल्टन का इंटरप्रिटेशन था कि भैया ऐसा है कि तुम गलत तरीके से मेजर करोगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म से मेजर करोगे प्रेशर ऑफ गैस तो बहुत बढ़िया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म से मेजर करोगे तो भैया बहुत बढ़िया, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सर पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू काई गैस, ऐसा हो जाएगा। या फिर अपने पास देख लेना, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसने बोला सर ये भी फॉर्मूला सही है? यस ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, यस ये भी फॉर्मूला सही, सारे फॉर्मूला सही है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करने को मिले तो आपको सिंपल सा चेक क्या करना है, आपको देख लो, चेक द यूनिट ऑफ। अब तुम बोलोगे सर हम कहां से पता चलेगा हमें? के का यूनिट देख लो। अगर भैया यूनिट ऑफ, ये देख लो सर यूनिट, अगर पहले क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है? सर मोल आ रहा है या ग्राम आ रहा है, लीटर इनवर्स ऐसा कुछ आ रहा है, समझ जाओ के का फॉर्मूला क्या होगा। सर इस केस में ध्यान सुनिएगा, चेक द यूनिट ऑफ के। सर अगर यूनिट ऑफ के, ये देख लो, यूनिट ऑफ के देख लो, अगर ऐसा लिखा हुआ है एटीएम लीटर मोल इनवर्स, तो बेटा समझ जाओ कौन सा फॉर्मूला लगाना है? प्रेशर, के की वैल्यू क्या लगाओगे? प्रेशर अपॉन सॉल्युबिलिटी। एटीएम पहले आ रहा है, ये क्या हो गया? ये किसके आ गया? एटीएम में। यूनिट देख लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो यही सब पूछ लेगा। यूनिट ऑफ के देख लो, मान लो ऐसा दे दिया, यूनिट ऑफ के देखो और आंसर निकाल देना। यूनिट ऑफ के देख ला, अगर देख लो ग्राम पर लीटर पर एटीएम ऐसे लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? के का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? तो सर ग्राम पर लीटर, मतलब सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर है। सॉल्युबिलिटी किस में है? ग्राम पर लीटर में। ये किस में है? एटीएम में। बेटा देख लीजिएगा, हेनरी ने ये परमिशन दे दी थी। हेनरी बेचारा थोड़ा सा मतलब सीधा साधा इंसान था, उसने बोला यार सॉल्युबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, आप उसके हिसाब से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कुछ भी लगा दो। इसी को एंड करने के लिए कौन आया था? इसी को एंड करने के लिए हमारी लाइफ में आया था सर, ये देख लीजिएगा। अगर ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है, समझ जाओ पहले क्या है? प्रेशर, तो के का मतलब क्या होगा? प्रेशर अपॉन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर किस में है? बार में। ये किस में है? ग्राम पर लीटर में है। तो ऐसे देख लेना। सर आप याद रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले को खत्म करने के लिए डाल्टन ने इंटरप्रिटेशन किया, बोला कि अबे यार ये तो 4 5 10 फॉर्मूला बना देगा कोई, सॉल्युबिलिटी अपने अपने तरीके से। उसने बोला नहीं, सॉल्युबिलिटी जो होगी बेटा वो हम लोग सीधा सीधा मेजर करेंगे, सीधा सीधा मेजर करेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। ये किसका इंटरप्रिटेशन था बेटा? ये डाल्टन का इंटरप्रिटेशन था। सर हेनरी भाई साहब तो कह के निकल गए, लेकिन भैया साइंटिफिकली लड़ाई होने लगी। कोई बोले मैं मोल में मेजर करूंगा, कोई बोले ग्राम में मेजर करूंगा, कोई अलग अलग तरीके से। तो इसी के लिए डाल्टन ने बोला कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सर यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर केज इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहां पर याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड बेटा, ठीक है। अच्छा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो यहां पर बता दो, प्रेशर ऑफ गैस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला है हेनरीज लॉ का बेटा। बेटा आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला यूज करना शुरू कर रहे हैं अब हम लोग, ध्यान सुनिएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, ये बेटा क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। इसका नाम क्या रख रखा है हम लोगों ने? हेनरीज कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यही बोला जाता है प्रेशर मेजर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान सुनिएगा बेटा, आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देखो भैया। एक तो पहले फॉर्मूला वाली चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला में सर कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, उसके लिए आपको यूनिट ऑफ के चेक करना है। एटीएम पहले आ रहा है मतलब प्रेशर अपॉन सॉल्युबिलिटी, ग्राम पहले आ रहा है सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर, बार पहले आ रहा है प्रेशर अपॉन सॉल्युबिलिटी, या फिर मोल फ्रैक्शन में दिया है तब तो टेंशन ही नहीं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, उससे पहले एक सिंपल चीज बताइएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, नॉर्मली बेटा जिंदगी में प्रेशर ही कांस्टेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर कांस्टेंट प्रेशर है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हेनरीज, ये देख लो, हेनरीज कांस्टेंट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन, बेसिक मैथ ये कहता है कि अगर दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होंगे? इनवर्स रिलेटेड होंगे। मतलब याद रखिएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सर देख लो केएच और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन देख लो, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका केएच क्या होगा? सर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका केएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसका केएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसका केएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यही होगा। सर ये देख लो केएच की, अब सीधी सी बात है, ये देखना, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका केएच क्या होगा? कम। सर सिंपल सा लॉजिक लगाते चलिएगा। फिर बताइए एक चीज और, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ये ध्यान रखिएगा। सर मोल फ्रैक्शन का वॉल्यूम इतना ही होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स गैस प्लस लिक्विड के होंगे। अब ध्यान सुनना बेटा, यहां पर एक तो ये हो गया कि हेनरीज कांस्टेंट। दूसरा, सर एक चीज और बताओगे मुझे, बस इतना बताओ, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का भैया, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? इस चैप्टर में ये खूब आता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जहां पर भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, number of moles of gas is less than number of moles of liquid, या we can say कि mole fraction of gas इसकी वैल्यू क्या हो जाए? वेरी लेस हो जाए। सर इसी को बोलेंगे डाइल्यूट का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में गैस का वॉल्यूम, गैस का मोल्स क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में गैस के मोल्स कम हो, तभी तो डाइल्यूट बोलेंगे। याद करो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि सर डाइल्यूट का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में, सर आप लिक्विड में, सॉल्वेंट में गैस के मोल्स ऐड भी करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। याद रखिएगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ गैस, और इससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से होंगे बेटा। डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानने का एक और तरीका है कि सर प्रेशर ऑफ गैस बहुत छोटा होगा, पता चल जाएगा आपको, क्वेश्चन अभी दिखेगा। सर ये देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। क्योंकि जितना भी हम सॉल्यूशन चैप्टर में जो भी पढ़ते हैं बेटा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे। जैसे ही दिखा डाइल्यूट सॉल्यूशन, कैसे दिखेगा? प्रेशर ऑफ गैस बहुत छोटा होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानना हो तो प्रेशर गैस की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू केएच। आप अगर इसको ही पहचानना चाहते, प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन केएच। तीसरा तरीका भी बता दिया, केएच से आपके प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू बहुत कम होगी, समझ जाना डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सीधा इस फॉर्मूले के बदले तुम क्या लगा सकते हो? ये फॉर्मूला। तो इससे क्या एग्जाम हॉल में भैया टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। नॉर्मल केस में ये फॉर्मूला, नॉर्मल केस में ये फॉर्मूला, इसके बाद सर सीधा ये फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन केएच। डन। अच्छा एक चीज बताओ, टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो तुम खुद बताओ, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी? कम होगी। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक दूसरे से इनवर्स चलता है। सर सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसका मतलब केएच क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाते हैं केएच बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अब ये छोटे छोटे टर्म्स बेटा आपस में रिलेट करने हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, और केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो? तो ये देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय दिस, डाल्टन्स इंटरप्रिटेशन। ये है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की कहानी हमने लास्ट क्लास में चालू करी थी, आज फॉर्मूला पे फॉर्मूला देख रहे हैं, उसकी कहानियां सीख रहे हैं। अब देख लो, हेनरीज लॉ की बात कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ। सर इसका यूनिट क्या होगा? सर यूनिट सेम एज दोज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का होता है। डिफरेंट गैसेस, ऑब्वियस है हर एक गैस का अलग अलग वैल्यूज होंगी, अलग अलग केएच फॉर द सेम सॉल्वेंट, पानी के अंदर ही अलग अलग चलेगा। केएच देखोगे, केएच की वैल्यू ऑफ गैस सर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, केएच ऑफ वैल्यू ऑफ गैस इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर के साथ केएच की वैल्यू कैसे इंक्रीज करती है? जस्ट अभी समझाया। हायर द वैल्यू ऑफ केएच,
सर जितना ज्यादा केएच की वैल्यू हाइयर होगी, लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, उतनी उसकी कम सॉल्युबिलिटी होगी। अगर आप प्रेशर और केएच का ग्राफ, मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन, सर आप अगर इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? सर ये तो y एक्सिस, ये x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा बनता है? y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा बनता है? सर इसका स्लोप कितना हो जाता है? kh। तो भैया ये छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रखिएगा। सर हेनरीज लॉ की बेसिक बातें और इंपॉर्टेंट बातें कैलकुलेशंस पे अब आने वाले हैं, कैलकुलेशंस पे अब आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में ये जो टेबल दिया है, इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन 293 केल्विन पे केएच की वैल्यू देखो, और नाइट्रोजन का टेम्परेचर बढ़ाया, केएच की वैल्यू बढ़ रही है। ऑक्सीजन में देख लो, केएच की वैल्यू, सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, केएच की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। अलग अलग गैसेस का एक तो अलग अलग वैल्यू है, दूसरा टेम्परेचर के साथ भी ये वैल्यू क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, एंड अगर आप देखेंगे तो केएच जो होता है, ऑब्वियस अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग केएच की वैल्यू है। तुमसे कोई पूछे हीलियम की सबसे ज्यादा वैल्यू क्यों है बेटा? क्यों? क्योंकि सर हीलियम क्या है? लेस सॉल्युबल होता है। हीलियम का देखो ना, सबसे ज्यादा वैल्यू पहुंच रहा है, हीलियम का सबसे लेस सॉल्युबल। हाइड्रोजन गैस थोड़ा बहुत, ये देख ले सर, आप देख लो हीलियम गैस ज्यादा, केएच की वैल्यू ज्यादा है, मतलब हीलियम गैस क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्गन गैसेस, CO2 गैसेस, सबके सब ये गैसेस का देख लो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होती है केएच के इनवर्स में चलेगी, जिसका केएच ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसका केएच ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन पे शुरू हो जाओ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम इंक्रीजेस विद, सॉल्युबिलिटी किसके साथ इंक्रीज करती है? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नहीं इंक्रीज करेगी, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो होगी। जल्दी जल्दी बेटा ये ऑप्शन, अगर तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है, गलत विचार है, गलत थॉट है बेटा ये। अगर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ देखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के साथ वो इंक्रीज करता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज नहीं करता। टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। कुछ गैसेस सॉल्युबल होती हैं पानी में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर आयंस, बट कुछ गैसेस वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। पानी में कौन सी गैसेस इनसॉल्युबल होती है बेटा? ये देखो सर, ये पानी में गया ना तो पानी में ये क्या बना देगा सर? H2CO3। हमारे ब्लड में यही तो होता है। ये पानी में जाएगा तो ये क्या बना देगा? H3O+। अब बेटा देख लो, पानी में कौन जाके डिसॉल्व हो जाता है? अमोनिया अगर पानी में चला गया तो ये क्या बना देगा सर? NH4+OH- बना देगा। सर कौन क्या करने वाला है? हाइड्रोजन पानी में जाके कोई रिएक्शन नहीं करेगा सर, CH4 कोई जाके पानी में रिएक्शन नहीं करेगा। तो वाटर इनसॉल्युबल गैसेस कौन पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं? जो वाटर इनसॉल्युबल गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बेटा वो कौन सी हैं? 4th and 5th वन, जो पानी में जाके इनसॉल्युबल है, मतलब जाके उसमें अपने आप से सॉल्युबल नहीं होती, आयंस नहीं बनाते। हाइड्रोजन, CH4, इन सब पे हम लोग क्या करते हैं? हेनरीज लॉ लगाएंगे, तब जाके वो सॉल्युबल, प्रेशर देंगे तब जाके वो सॉल्युबल होंगे। बट CO2, HCl, अमोनिया, ये सब क्या होंगे? पानी में अपने आप से ही जाके क्या हो जाएंगी? सॉल्युबल हो जाएंगी, पानी में अपने आप से जाके सॉल्युबल हो जाएंगे। एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो, पॉज करो और सोचो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करके देख लो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लीजिए। क्या बोल रहा है सर? यहां देखोगे सॉल्युबिलिटी दी हुई है, S1 की वैल्यू दी हुई है 6.56 10 की पावर -3 ग्राम। प्रेशर कितना दिया है? 1 बार। सर दूसरी सॉल्युबिलिटी दी गई है, सॉल्युबिलिटी सेकंड सॉल्युबिलिटी दी गई है 5 × 10 की पावर -2 ग्राम। सर प्रेशर बताना है, P2 की वैल्यू बतानी है। P2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी? S1 P1 दिया है, S2 P2 आपको बताना है, P2 बताना है। अब सर इसमें ग्राम दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्राम में ये भी ग्राम में, तो ये भी बार में ये भी बार में। सर S1/S2 P1/P2, सर ये ग्राम में है, सब यूनिट अगर सेम है तब कोई दिक्कत ही नहीं, फिर काहे का टेंशन लेना है।
ये देख लो, यूनिट अगर सेम है तब काहे का दिक्कत है भैया, तब काहे का दिक्कत है। P1 की वैल्यू कितनी हो गई, P2 ये आ गया। सर ये देखिएगा, अगर आप P2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 6.56 इंटू 10 की पावर -3, दैट विल बी 50 अपॉन। ऐसे दिख रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है बेटा, पहले सॉल्युबिलिटी इतनी थी, अब सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा रही है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जाएगी तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये प्रेशर कितने से बढ़ रहा है सर, 8 टाइम्स के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 50 अपॉन दिस, अगर हम ध्यान से देखें 50 अपॉन दिस 6.56, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 8 के आसपास पहुंच जाएगी, 8 के आसपास पहुंच जाएगी। अगर ध्यान से देखोगे 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आई थिंक 7.62 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ध्यान से देखना, solubility of nitrogen gas in water exposed to the atmosphere, सर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 593 mm, आपका मोलरिटी दी हुई है 590, 760 पे बताओ मोलरिटी क्या होगी बेटा, 760 पे मोलरिटी क्या होगी, आपका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है बेटा। अब इस तरह के क्वेश्चन में भैया टाइम मत लगा देना, मैं इतना लिख रहा हूं इस पे आपको भैया सोचना चाहिए, भाई साहब इतना टाइम नहीं लगाएंगे। P2 प्रेशर बढ़ा रहे हो सर, एग्जाम हॉल में प्रेशर बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सर इससे तो ज्यादा ही होगी, इससे तो ज्यादा होगी, तो कम वाली कम कर दो, इससे इतनी भी ज्यादा नहीं होगी। बिना भैया पेन उठाए भी क्वेश्चन हो सकता है भैया। इसको अब इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अरे भैया S1 बाई S2 करेंगे तो हम जानबूझ के S2 बाई S1 लिख देते, इज इक्वल्स टू P2 बाई P1। सर S2 की वैल्यू नहीं पता, S1 की वैल्यू 5.3 इंटू 10 की पावर -4, P2 की वैल्यू 760 डिवाइडेड बाई 593। सर ये वैल्यू 10 की पावर -4 760 अपॉन 593। सर ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना बड़ा वैल्यू तो नहीं आएगा, मैं बिना पेन उठाए अपना काम कर सकता था, बिना भैया कैलकुलेशन किए आंसर निकाल सकता था। ए होगा नहीं, थर्ड और फोर्थ होगा नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। एग्जाम हॉल में जहां टाइम बच सकता है बचाओ। अब ये सब क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, खासकर ऐसे क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार रहना। केएच की वैल्यू देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो भैया, वीडियो पॉज करो, केएच की वैल्यू देख लो। नाइट्रोजन का क्या दिया है इन वाटर 76.48 किलो बार। बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किलो बार दिया है। कुछ लोग अभी 2024 का पेपर था उसमें के बार को बस सर ऐसे ही लगा कि बार है, के बार मतलब किलो बार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा किलो बार। सर प्रेशर ऑफ कितना दिया है, नाइट्रोजन कितना दिया गया है, 0.987 बार दिया है। सर इन दोनों को देख लो, मुझे पता चल रहा है कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बहुत कम है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि सर ये कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने बताया 3 रूल्स फॉलो होते, या तो नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो, मोल फ्रैक्शन चेक कर लो, या फिर प्रेशर चेक कर लो। प्रेशर भैया देख लो नाइट्रोजन का बहुत कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब 0.987 इज इक्वल्स टू 76.48 इंटू 10 की पावर 3। सर देख लीजिए, सर प्रेशर इज इक्वल्स टू केज इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखूंगा। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को मैं एक काम करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है, ये देखिएगा। ए बाबू ये देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिख दो। क्यों, क्योंकि पानी की बात कर रहा है, और पानी कितना है बेटा 1 लीटर। 1 लीटर पानी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो आपने लिखा है, 1 लीटर पानी में पानी के मोल्स कितने होते, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू 55.55 इंटू 10 की पावर -3। बेटा देख लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू, यार कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है, अब क्या बोले यार, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का लोचा तो रहेगा, लेकिन सर डाल्टन्स लॉ के कैलकुलेशन को छोड़ो, इंटू 55.55 डिवाइडेड बाई 76.48, सर ये आ जाएगा 0.716
इंटू 10 की पावर -3, बेटा इतने मोल्स आ जाएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.796 मिली मोल्स आ जाएंगे। 10 की पावर -3 को क्या लिखते हैं, मिली, तो मिली मोल्स लिख दिया जाए। तो देख लो, तुम्हें यही निकालना था, हाउ मेनी मिली मोल्स। कोई पूछेगा अब बेटा आप सब चीज सर 1 लीटर पानी का वैल्यू, बेटा कुछ दिन पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बताया 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते। अब फिर से तुम सोचो सर ऐसा है ना सर, देखिए हाँ ए बाबू भाई, मतलब यार इसमें मेरा ही फीडबैक नहीं यार, देखो ऐसा हाँ भाई, रिवाइज करना जरूरी होता है, बुरा मत मानना, ठीक है ना। हाँ फीडबैक देते रहना सही सही से, और क्या। हाँ जो लोग पढ़ के बैठे बेटा इन सब में टाइम, ये सब चीजें अब रिजल्ट्स कुछ ऐसी हैं, एग्जाम दहलीज पे है भाई साहब एकदम, मतलब अब समझो कि उसका मैसेज आए ना आए, भैया एग्जाम हॉल का मैसेज आने वाला है, ठीक है। तो उतने नजदीक खड़े हो, अब 1 लीटर पानी, अब तुम सोचो सर हर एक क्लास में एकदम, मतलब बेटा ऐसे समझाया कीजिए सर, देखिए ऐसे नहीं होता है सर, थोड़ा सा सर आपको पता नहीं, हाँ काहे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं चैप्टर, थोड़ा आराम से पढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पैसा दिए, हाँ ऐसे थोड़ा ही ना होता है। अब हर एक क्लास में बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालना, हर एक क्लास में यही सब कहानी अगर मैं करता रहूंगा तो बेटा मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दूंगा। हाँ जैसे हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, हम समझ जाएंगे कि बैच में कुछ और चाहिए, तो बेटा हम तो देख लो एक क्वेश्चन करा दिए, अब ये हो गया, देखो सिलेबस खत्म, हेनरी लॉ खत्म। लेकिन हाँ ये सब चीजों में अगर तुम अपने से लगाते हो दिमाग, तो इससे क्या होगा, एज ए टीचर मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ये फॉर्मूला प्रैक्टिस ज्यादा करा सकता हूं, नहीं तो भैया फिर वही हो जाएगा। जैसा अब ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली, अब बेटा ये क्वेश्चन तुम खुद से प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन के लिए कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी प्रैक्टिस तो कर, इसको अटेम्प्ट तो कर। फिर से तुझे बोला जा रहा है केएच की वैल्यू देखो, एग्जाम हॉल में मैं तुमसे चाहता हूं एक लाइन में आंसर लिखना, देख लो प्रेशर देखो, और ये देखो कितने लोग हैं जो एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि सर एग्जाम हॉल में बेटा ये कॉन्फिडेंस लेके आना, एग्जाम हॉल में ये कॉन्फिडेंस लेके आना कि भैया ऐसा लिखा जाएगा। देख लो ये कैसे आ गया, अब तुम्हें सोचना है, वीडियो पॉज करो, सोचो मास्टर ने लिखा कैसे, मैं कैसे एग्जाम हॉल में एक लाइन में लिखूंगा। सर प्रेशर बहुत कम था ऑक्सीजन का एज कंपेयर टू केएच, मुझे पता चल गया डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 55.55, कैसे क्वेश्चन पढ़ते टाइम देखा करो, 1 लीटर पानी बोल रहा है, 1 लीटर पानी, अब तो बेटा देखने से पहले पीते टाइम भी पानी को देख लो कि 1 लीटर पी रहे मतलब 55.55 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालना है बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू जितनी भी आए। सर आप इसके वैल्यू पे मत जाइए, आप ये देखिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, 10 की पावर 3, सर ये देख लो इसकी वैल्यू निकालोगे, 10 की पावर मिली में निकालना है ना, तो 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाओ। अब यार ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं देगा, इस बात का हमें पूरा भरोसा है, अगर देगा भी तो बेटा पूरे 45 में से 2 क्वेश्चन होंगे इतनी गंदी कैलकुलेशन के, 1.09 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, और नहीं तो 1.091 मिली मोल्स। अब तुम्हारा क्या लेवल है, किस तरह से तुम चलना चाहते हो वो तुम डिसाइड कर लो भाई। तुम्हें लगता है कि नहीं सर एकदम सर देखिए ना सर ऐसे जल्दी एक लाइन में आंसर मत निकाला कीजिए, आराम आराम समझाया कीजिए, बेटा इसके लिए पहले ये क्वेश्चन देख लो, आराम आराम से कराया गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानाया गया, फिर आपको बताया गया डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद कि भैया डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद बताया गया कि इस तरह का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, बता सकते, वीडियो पॉज कीजिए। सर अब की बार सॉल्युबिलिटी जो है बतानी है मोल्स पर लीटर में, देख लीजिए क्या निकलेगा। अब जानबूझ के इस बार क्वेश्चन में क्या किया है वो पूछ रहा है, ध्यान देख लो। अब क्वेश्चन सर बड़ा ना खतरनाक क्वेश्चन देता है सर नीट में, ऐसा क्वेश्चन दिया दिमागे हिल गया, अरे भैया कुछ नहीं, वो क्या कह रहा है सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी, ये मोल्स पर लीटर में पूछ रहा है। मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब ये पूछ रहा है कि 1 लीटर पानी में, ये देख
1 लीटर पानी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व पूछ रहा है। अरे बुड़बक, देखो ये सब वो पूछने का वही तरीका है, बस क्वेश्चन पूछने वाले ने बस लैंग्वेज बदला है। फिर से देखो हेनरीज कांस्टेंट को देखो और खुद का प्रेशर देखो। सर ये देख लो, ये 80,000 किलो पास्कल है, वो 20 किलो पास्कल है। 80,000, 8 और 20 मत करने लगना है बाबू, 8 और 20 मत करना कि सर ये डाइल्यूट ना है, ये डाइल्यूट है। देखो 80,000 और 20, सर 80,000 किलो पास्कल। फिर से देखो मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करिएगा भैया आप भी ऐसे लिखने की। सर ये कैसे कर दिया हमने, ये चमत्कार देख रहे हैं सर, जानबूझ के ले रहा। मोलर सॉल्बिलिटी क्या होता है ये देखिएगा। सर ये कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। बस कैलकुलेशन में जितना टाइम लग जाए सो लग जाए, उसके अलावा बेटा कहीं भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है सर। लेकिन जानते हैं सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, एक एक लाइन में क्वेश्चन थोड़ी ना, इतना खतरनाक क्वेश्चन सब। अब ये कैलकुलेशन है तो है, अब क्या करे भाई, थोड़ा सा तो है सर। अरे 20 से मल्टीप्लाई करना था भाई। सर ये कितना हो जाएगा, 138.875 इंटू 10 की पावर -4। इसको देखोगे तो इसको देख लो, 38.7 इंटू 10 की पावर -5। सर ये देख लीजिएगा इतनी सॉल्युबिलिटी होगी। सर ये ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इतनी होगी, 1 लीटर में इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानने का तरीका देख लो। अरे हो जाएगा भाई, इसका न्यूमेरिकल इतना ही खतरनाक आएगा। अब तुम जाओ आराम से क्वेश्चन करना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन मिलेगा बेटा। इसके क्वेश्चन देखोगे ना बहुत इजी से मिलेंगे। अब ये देख लो, यहां पर अब मास पूछ दिया, बोल रहा है सर मास बताइए। मास कैसे बताइएगा, अब बेटा फिर से कहानी, अब की बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा, अब बोला मास बताइए। मास कैसे बताइएगा सर, पार्शियल प्रेशर देख लो, पार्शियल प्रेशर कितना सर, केज की वैल्यू कितनी है 1600 और वो कितना है 0.8। बेटा फिर से बोल रहा हूं, ये देख लीजिएगा 0.835, ये 1600 है बेटा। कैसे सर, 1.67 इंटू 10 की पावर 3। सर ये क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय सर 1 लीटर पानी। फिर से आपका फेवरेट पानी का भैया, हाँ ये देख रहे हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आप निकाल देंगे, कितना हो गया। अगर आप इसको देखें तो ये डबल हो गया सर, नंबर ऑफ CO2। सर मास ऑफ CO2 निकालना है तो मास के लिए क्या करते हैं सर, मास के लिए भैया अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मास के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो, CO2 के। सर CO2 के किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सर CO2 के किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सर ये देख लो सर इतना आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा अब मिलेंगे, चाहे मास पूछे चाहे कुछ भी पूछे। याद रखिएगा कि भैया ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर हेनरीज लॉ के आते हैं तो अटेम्प्ट करने हैं, जितना हो सकता है अटेम्प्ट कर लेना है, पक्का। तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या होती है बेटा। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या होती है कि भैया इसके केस में 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि सर गैस जो है कोई रिएक्शन ना करे, मतलब गैस ऐसा ना हो कि रिएक्शन कर रहा हो, गैस जाके डिसोसिएशन कर रहा हो। बेटा पहली बात, हेनरीज लॉ उनके ऊपर नहीं लगता जो गैसेस डिसोसिएट कर जाए। जैसे अमोनिया है सर, पानी में गया और पानी में जाके आयनाइज कर गया, ये देख लो सर, पानी को भी आयनाइज कर गया। ऐसे लोगों पर, अमोनिया गैस है और ये लिक्विड है सर, CO2 गैस है और प्लस वाटर है, ये जाके रिएक्शन कर गए सर, ऐसे लोगों के ऊपर सर हम लोग हेनरीज लॉ नहीं लगाते हैं। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या है कि उन गैस और लिक्विड के ऊपर नहीं लगता। अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर लिक्विड चलेगा, यस यहां पर हेनरीज लॉ लगेगा। नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर लिक्विड चलेगा, एकदम चलेगा भाई साहब। सर ऑक्सीजन गैस, पानी रिएक्ट नहीं करेगा ना इसके साथ, पानी रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहां पर इन सब केसेस में हेनरीज लॉ क्या होता है बेटा, वैलिड होता है। हेनरीज लॉ इज वैलिड, आप यहां पर हेनरीज लॉ लगाओगे। बट इन 2 केसेस में अगर आप सोचोगे कि इनके केस में, तो हेनरीज लॉ नॉट वैलिड। तो पहली बात, हेनरीज लॉ कहां वैलिड होता है, कहां नहीं वैलिड होता है। सर हेनरीज लॉ कहां वैलिड होता है, कहां नहीं वैलिड होता है, इसकी कहानी हो गई। दूसरा सर उसके बाद सर
अब तीसरे मतलब दूसरे दो कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन सुनो, टेम्परेचर बाबू इतना मत लो कर देना। टेम्परेचर जैसे हमने क्या पढ़ा कि सॉलिबिलिटी जो होती है गैस इन लिक्विड की, ध्यान सुनिएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ये कहानी सुन लो, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। अब यही सोच के हमारा जो भाई साहब गजनी वाले भाई साहब हैं, वो भूल गए कि यार लिमिटेशन भी होता है। वो सोचे कि भाई साहब कोल्ड ड्रिंक जो है थोड़ा ठंडा होता है तो पीने में बहुत मजा आता है, थोड़ा और ठंडा करेंगे तो और पीने में मजा आएगा। उन्होंने क्या करा, कोल्ड ड्रिंक को उठा के फ्रीजर में डाल दिया। बेटा फ्रीजर में डाल दोगे ना कोल्ड ड्रिंक को, 2-4 दिन छोड़ दो, तुम्हें दिख जाएगा कोल्ड ड्रिंक में ना आइस अलग जम जाएगी, CO2 गैस अलग हो जाएगा, सब कुछ। वो पीने भी नहीं सकते हो तुम उस कोल्ड ड्रिंक को, तुम डायरेक्टली पी भी नहीं सकते हो शायद। ठीक है, शायद ऐसा कुछ ने एक्सपेरिमेंट किया हो या कर लेना। ठीक है, अभी तो ऐसे भी सर्दियों का मौसम है, कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक कहाँ पी रहा होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, उसको उठा के डाल दो अपने फ्रीजर में। भैया अगर केन रखा है तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरा, अगर आपने सोचा कि नहीं भाई मैं ऐसे फ्रिज में डाल देता हूं, देखोगे पूरा जम जाएगा। क्यों? टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही कम कर दिया तो बेटा गैस तो नहीं जमेगा, लेकिन जो ये लिक्विड सॉल्वेंट है बेटा, ये तो फ्रीज हो सकता है ना, पानी तो फ्रीज हो जाएगा। तो जो फ्रीजर के अंदर -10 -20 जो टेम्परेचर होता है बेटा, उसमें क्या होगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इतना भी मत कम कर देना कि पता चला कि लिक्विड ही नहीं बचा। टेम्परेचर इतना लो मत कर देना कि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इतना भी ज्यादा टेम्परेचर मत कम कर देना कि लिक्विड सॉल्वेंट ही क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। इसलिए टेम्परेचर को बहुत कम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर और फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब किसी को पता चला कि सर प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, भैया प्रेशर बढ़ाने लगा, बोला सर प्रेशर बढ़ा देते हैं। भैया प्रेशर जो होना चाहिए इतना भी हाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि सर देखिए प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सर सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ाएंगे बढ़ेगी, बढ़ाएंगे बढ़ेगी। अरे बुड़बक रुको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। तो बेटा प्रेशर बढ़ाते जाओगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेटा एक टाइम आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 के बराबर। जब बेटा गैस ही गैस है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 आ गया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगा, 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगा, 0। और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड अगर 0 आ गया तो बस भाई साहब वो सॉल्यूशन फिर सॉल्यूशन नहीं रहा, सिर्फ गैस ही गैस बचा है। तो इसीलिए याद रखिएगा बहुत हाई प्रेशर मत कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर करेंगे तो लिक्विड बेचारा क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा, सिर्फ गैस का ही सॉल्यूशन बच जाएगा, सिर्फ गैस ही गैस बचेगी। इसीलिए हेनरीज लॉ हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे, या फिर जहां पर भी रिएक्शन हो गई, जहां भी डिसोसिएशन हो गया या जहां भी कॉम्बिनेशन हो गया, उन जगहों पर हेनरीज लॉ हम लोग नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा लिमिटेशन, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज हो जाएगा। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गैस भैया सिर्फ गैस ही बचेगी, लिक्विड साइड हो जाएगा। गैस जो होना चाहिए वो रिएक्शन ना करे या फिर कोई डिसोसिएशन ना करे। चलो अब आओ भाई हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पे। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या कहती है, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन ये कहती है कि बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, पहले एनसीईआरटी की एप्लीकेशन है बेटा, मेरी नहीं है, तो आपको बस मैं कहानी बता रहा हूं, थोड़ा थ्योरी बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स करा दिए, थोड़ी थ्योरी करा रहा हूं। सुनिएगा, हेनरीज लॉ का एक ही न्यूमेरिकल आता है, उसी पे आपको बता दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन याद रखिएगा, एनसीईआरटी आज गो थ्रू कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मास्टर कराना क्या चाह रहा है। जितना प्रेशर देंगे, जैसे तुम्हारे दिमाग पे होता है, एग्जैक्टली तुम्हारे दिमाग का ही कहानी हेनरी बोलता है कि भाई साहब सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिमाग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी देखो तुम एक दिन में पूरा हेनरीज और राउल्ट्स लॉ पढ़ जाओगे, लेकिन भाई 11th में 12th में सर इतना हड़बड़ी में काहे पढ़ा रहे हैं, 11th में देखते नहीं हो, टाइम होता है तो इसलिए सोचता है टाइम तो है, मास्टर है पगला है, इतना मोल का कैलकुलेशन काहे करा रहा है। हाँ कुछ लोग होते हैं ना 10th 11th में आते हैं, तो वैसे कुछ लोग होंगे अपनी क्लास में भी, अपनी अपनी आत्मकथाएं बता सकते हो बेटा कमेंट सेक्शन में। तो बोले अरे मास्टर यार इतना क्वेश्चन कराता है, हम 10th तक टॉपर थे।
हाँ, 12th वाला सोचता है 11th पढ़े कि 12th पढ़े, यार यही नहीं समझ में आ रहा, पूरा साल ऐसे निकाल देता है, क्योंकि टाइम होता है बेटा। अभी देखो टाइम नहीं है तो एकदम धाड़ धाड़ कॉन्सेप्ट जाता है, 1 घंटा 7 क्लास में मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर ले रहे हो। हाँ, सॉल्यूशन अभी देखोगे 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर टाइम कम है। तो हमारे दिमाग का जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिमाग है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द एग्जाम या डेज लेफ्ट इन द एग्जाम। क्योंकि जितना कम दिन होता है उतना, एग्जाम के 1 दिन पहले तो भाई साहब इतना तेज स्पीड हो जाता है, पूरा बायो ऐसे खत्म हो जाता है, पेज पलटता आदमी, हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है, वो वाली हालत। तो वही सेम चीज है यहां पर भी, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, जोक्स अपार्ट, थोड़ा ब्रेक हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा, कुछ लोग होंगे अभी सोच रहे होंगे यार पढ़ना भी है, तो मैं याद दिला रहा हूँ कि बैच बेटा किस चीज के लिए। हाँ, यहाँ पर कोई सोचे कि सर लिखने दीजिए, आराम आराम से बताइए, तो वो वाला चीज थोड़ा बेटा मुश्किल है, देख लीजिएगा। एट हाइयर एल्टीट्यूड्स, हाइयर एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या हो गया कि आदमी चला जाए लद्दाख में, वहां पर चला जाए, सुना होगा पहाड़ों पे जाते तो ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। जो पहाड़ों पे रहते हैं ना बेटा, उनका क्या होता है, उनकी बॉडी में देखोगे तो उतना ऑक्सीजन नहीं होगा, लो ऑक्सीजन ब्लड में होगा, एंड इसीलिए देखोगे उनका हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, और इसीलिए वो लोग क्या होते हैं, एनॉक्सिया एक प्रॉब्लम होती है, एनॉक्सिया एक प्रॉब्लम होती है। मतलब इसमें क्या होते हैं, नॉट एबल टू, कुछ लोग जैसे हम जैसे लोग नॉर्मल जो प्लेन में रह रहे हैं और प्लेन से सीधा पहाड़ों पे चले जाएं तो हमें बेहोशी हो जाएगी, हमें चक्कर आने लगेंगे, डिजीनेस आने लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। कभी लगे तो, मतलब अभी नहीं सर्च करना है, अभी टाइम है नहीं, मतलब कभी आफ्टर एग्जाम आपको लगता है तो आप देखेंगे लद्दाख लोग जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहां डॉक्टर बोलता है कि आपको जाते ही ट्रैवल नहीं करना है, आप लद्दाख उतरेंगे, लेह उतरेंगे तो वहां पर 1 दिन एक्लेमेटाइज कीजिएगा, मनाली जाएंगे तो वहां पर 1 दिन रुकिएगा, पहले मौसम को, हाँ दिमाग को थोड़ा सा शांत होने दीजिएगा, हवा सांस मतलब लेने दीजिए, अगर आपको लगता है तभी उसके ऊपर जाइएगा। ये एक्लेमेटाइजेशन होती है। अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो ऐसा नहीं कि 1 दिन में भाई साहब चढ़ गए, नहीं, वो एक्लेमेटाइज नहीं कर पाओगे। तो वही सेम चीज है सर, यहां पर एनॉक्सिया होता है, नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। सर आपको क्या हो जाएगा, दिमाग जो है एकदम शांत हो जाएगा, उल्टी उल्टी शुरू हो जाएगी, इसी को बोलते हैं एनॉक्सिया। ये कहां होती है, पहाड़ों पर होती है, ठीक है। सर चकराने लगेगा, एकदम दिमाग इधर से उधर हो जाए, उसी को बोलते हैं बेटा एनॉक्सिया। जो पहाड़ों पर रहते हैं उनको आदत हो जाती है, लेकिन हाँ उनकी बॉडी में लो ऑक्सीजन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई साहब, पहाड़ों पे घूम गए तो अब चलिए थोड़ा सा समंदर भी घुमाते हैं। अब आती है कहानी डाइवर्स के, स्कूबा डाइवर्स के। स्कूबा डाइवर्स जानते ही होंगे आप लोग, स्कूबा डाइवर्स, अब तो भाई इंटरनेट का जमाना है तो आपको पता ही है कि पानी में जो कूद जाते हैं। हाँ ये भाई साहब हमें पता, हम लंदन अमेरिका सब घूम चुके हैं बिना टिकट का पैसा खर्चा किए, काहे कि हम देखते हैं रील दिन रात एकदम। अमेरिका में क्या चीज हो रहा है, अभी अमेरिका से लेके ईरान से लेके इजराइल से लेके सबकी गलियां हमको याद हो गई हैं। हाँ ये मतलब यही होता है, ज्यादा रील देख लेता आदमी तो सबको पता होता है। स्कूबा डाइवर जो पानी के अंदर जाके हाँ मछलियों के साथ खेल रहे होते हैं, उनको लगता है कि यही जिंदगी है, वैसा वाले लोग। उनके साथ शुरुआत में क्या होता था, उनको क्या लगा, उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला यार हम बाहर रहते हैं तो हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। एयर मतलब जिसके अंदर 79% अपना क्या है, सॉरी 79% अपना क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 20% मान लो ऑक्सीजन, तो ये सब रहता है। तो उन्होंने बोला यार पानी के अंदर जाएंगे तो एयर नहीं होगा। तो भाई साहब जैसे ही एक को पता चला, बोला कि चलो एक काम करो, एक सिलेंडर में एयर भरो, हवा भरो और कूद जाते हैं पानी के अंदर। कूद गया पानी के अंदर, पानी के अंदर गया तो भैया पानी के अंदर 2 टाइप का प्रेशर लग रहा है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर हैं वो तो लगता ही लगता है, प्लस पानी के अंदर जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, पानी के अंदर जाओगे तो सर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ब्लड। भाई साहब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, सर अंदर गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ पानी का भी, सर ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस सब क्या हो गया पानी में, ब्लड के अंदर। जैसे जैसे पानी के अंदर जाता गया, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस सब ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता गया। क्यों, मजा आ रहा था। बोला कि सर बहुत मजा आ रहा है, नीचे जा रहे एकदम मजा ही मजा है, मछलियां देख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। सर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस दोनों के दोनों क्या हो गए, ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो गए। सर ये कब हुआ, सर जब आप कहां जा रहे थे, पानी के अंदर। लेकिन जब हुआ क्या, जब उल्टा आना शुरू हुए, मतलब आप जब समंदर से, मतलब ये हमारा चिंटू खड़ा है यहां पर, ठीक है, यहां से समंदर में कूद गया, तो पानी के अंदर जब जाएगा, यहां पर जाएगा तो यहां पर तो बहुत मजा आएगा। क्यों, क्योंकि सर इसके ऊपर सर बहुत ज्यादा प्रेशर है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सर उल्टा कर दो, मतलब जब उल्टा आना शुरू हो, यहां से जाते टाइम तो मजा ही मजा,
लेकिन अगर भैया यहां से यहां आना शुरू करेगा तो होगा क्या, प्रेशर कम होगा। अब ऑक्सीजन तो भैया बड़ा अच्छा इंसान है, वो ऑक्सीजन ब्लड में घुसता है, बोलता है भैया हम आए हैं, हीमोग्लोबिन को देखता है, बोलता है अरे भैया बड़ा दूर से आए हैं, चलो भाई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। लेकिन नाइट्रोजन भैया मतलब इनर्ट की तरह काम करता है। अब नाइट्रोजन क्या करे, नाइट्रोजन डिजोल्व तो हो गया, जाते टाइम तो डिजोल्व हो गया, प्रेशर बढ़ा रहे, सॉल्बिलिटी बढ़ गई, बट आते टाइम भैया नाइट्रोजन अब क्या करे, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की तरह हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर नहीं सकता, तो नाइट्रोजन क्या करता है, आपकी बॉडी से अब निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा, सॉल्बिलिटी कम होगी, तो वो ब्लड से निकलने की कोशिश करता है। और भाई साहब नसें फटनी शुरू हो गई। चिंटू जो दौड़ के चला गया तो उसको लगा कि पानी में एयर लेके चले जाएंगे तो काम बन जाएगा, आते टाइम एकदम भाई यहाँ खून की होली खेल रहा है, खून की होली खेल रहा, हर एक जगह से नसें फट रही हैं। इस प्रॉब्लम को बोला गया बेटा बेंड्स। हाँ, ऐसे चिंटू तो बेंड्स भी नहीं बोला, बोला कि सर ये भूत वूत है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ के भाग गया, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने, इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने बोला कि भैया ये क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं बेंड्स। बेंड्स क्या होता है कि भैया ऑक्सीजन गैस तो चलो पानी ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गया, अच्छी बात है, नाइट्रोजन गैस जो डिजोल्व हुआ ना वो बाहर आने की कोशिश करता है। जब कोई गैस, जैसे आप बबल्स के फॉर्म में बाहर आता है, जैसे आप ना थम्सअप की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को थोड़ा शेक कर दो, हिला दो थोड़ा सा, और उसके बाद खोलने की कोशिश करो, देखो क्या होगा, गैस जो है कोका कोला या जो भी थम्सअप उसके साथ बाहर आने की कोशिश करता है बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो वही सेम चीज नाइट्रोजन भी क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में आएगा। और इस प्रॉब्लम का नाम हमने क्या रख दिया सर, इस प्रॉब्लम का नाम हम लोग रख दिया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, इस प्रॉब्लम का नाम रख दिया गया बेंड्स। और जब बेंड्स को, ऑब्वियस है नाइट्रोजन को कम करना था, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू अवॉइड बेंड्स, देख लो स्कूबा डाइवर्स जब आते हैं तभी उनको ये दिक्कत होती है। और टू अवॉइड बेंड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, भैया ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का सर, उसको कम करने के लिए आज के टाइम पर जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो चिंटू वाली गलती नहीं करते हैं, वो चिंटू वाली गलती नहीं करते, वो आज के टाइम पर वो किसको लेके चलते हैं, हीलियम को लेके चलते हैं। हीलियम गैस क्यों, क्योंकि सर इसका केएच क्या था, बहुत हाई, सर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत कम। केएच की वैल्यू क्या थी इसकी बेटा, हाई, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत कम। देखो नाइट्रोजन को कम कर दिया, सर नाइट्रोजन बिना काम का था, ऑक्सीजन देखो ज्यादा है, एयर से ज्यादा ही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए फायदे का चीज होता है, बट नाइट्रोजन जो है ये फालतू का दिक्कत करता है। कोई बोले सर हीलियम, बेटा हीलियम की सॉल्युबिलिटी है ही नहीं, नाइट्रोजन सॉल्युबल हो रहा था, हीलियम सॉल्युबल होगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, ब्लड के अंदर घुसेगा ही नहीं, तो भैया कैसे सॉल्युबिलिटी होगी नहीं, तो भैया उसको बाहर निकलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात याद रखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस, बेटा थ्योरी और इसको मिलाते हुए अब देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट की वैल्यू बता सकते हो, कौन सा नहीं करेक्ट है बता सकते हो, कौन सा नहीं करेक्ट है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखो भैया, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखो। पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे पता चलेगा भाई साहब, इट इज नॉट करेक्ट, मतलब डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, बेटा इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ऑब्वियस है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी कम होती है, केएच की वैल्यू बढ़ती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, बेटा यही तो हेनरीज लॉ था। हाइयर द वैल्यू ऑफ केएच, सर हाइयर इज द सॉल्युबिलिटी, बेटा यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बेटा देख लीजिए, अब इसके छोटे छोटे, या तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा डाइल्यूट वाला आएगा, या फिर अपने पास ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आएंगे। अब देख लो, पार्शियल प्रेशर हर एक गैस का दिया हुआ है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अगर पार्शियल प्रेशर दिया है बेटा, वीडियो पॉज करो और आंसर निकालो, अगर पार्शियल प्रेशर दिया है तो पार्शियल प्रेशर से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, अरे सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर भाई, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो भैया देख लीजिएगा हेनरीज लॉ की कहानी, हेनरीज लॉ की कहानी, हेनरीज लॉ कहां लगता है पहले बता दूं, फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, हेनरीज लॉ की बात करूं तो
हेनरीज लॉ कहां लगता है? तो सर किसी गैस इन लिक्विड में, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड। सर गैस सॉल्यूट है, ये गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। यहां पर देखा गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू kH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही हुआ, ये हमारा हेनरीज लॉ था। मैं यहां हेनरीज लॉ के साथ साथ एक और लॉ बताना चाहता हूं। गैस इन लिक्विड के लिए आपके पास कौन सा लॉ आया? हेनरीज लॉ, ये हेनरी ने बताया। एक बेटा आता है गैस प्लस गैस के लिए एक लॉ, दैट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद रखिएगा यहां पर गैस इन लिक्विड ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए थे। ये भी किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर, वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव, मतलब आपस में गैसेस रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। सर ये गैसेस के लिए है, जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती उनके लिए होता है। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर दो गैसेस हैं, ए गैस है, बी गैस है, ए गैस बी गैस। इसके नंबर ऑफ मोल्स ए के दिए हुए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स बी के दिए हुए हैं। सर वॉल्यूम आपको भी पता है, रूम का वॉल्यूम V है। सर टेम्परेचर ऑब्वियस है, सबके लिए टेम्परेचर T है। मुझे बताओगे एक सिंपल सी बात, अगर मैं तुमसे बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब इंडिविजुअल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करूंगा, तो भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इसकी वैल्यू किसके बराबर लिखोगे? अगर टेम्परेचर वॉल्यूम दिया है तो बेटा याद है ये कौन सा वॉल्यूम है? सर ये कौन सा यूज किया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को ये लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को ये लिख सकते हो। सर ये कौन सा इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिख सकते, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिख सकते, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा? सर कुछ नहीं, एनबी इंटू आर टी बाई बी लिख देंगे। सर प्रेशर ऑफ बी ऐसा लिखा जा सकता है, एनबी इंटू आर टी बाई बी। प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी लिख सकते हो। सर डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जब कोई गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, जब कोई गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, तो उस केस में याद रखिएगा डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि भैया जो टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल होगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी टोटल निकालने जाएंगे तो टोटल प्रेशर जो होगा एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी। सर ये देख लो, पी टोटल ये आ जाएगा। सर डाल्टन्स लॉ सीधा सीधा ये कहानी करता है कि भैया टोटल प्रेशर जो होता है, पी टोटल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पी टोटल क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। सर आप इंडिविजुअल प्रेशर का सम कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ये आपस में रिएक्शन तो कर नहीं रही है, ये आपस में जब रिएक्शन कर नहीं रही है तो भैया इंडिविजुअल प्रेशर का सम कर दो, यही पी टोटल आएगा। तुम्हें लगेगा सर तो नया क्या बता दिए? बेटा नया बताता हूं, पी ए अपॉन पी टोटल कर दो। पी ए अपॉन पी टोटल करोगे बेटा, डेरिवेशन देख लो, ये देख लो, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू क्या होगा? पी टोटल। प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा? पी टोटल। और इसी को हम लोग बेटा यूज करते हैं। देख लो, अगर आप पीबी बाई पी टोटल भी करोगे ना, पीबी बाई पी टोटल भी करोगे तो सिमिलरली आपको वही सेम चीज आएगी, एन बी आर टी बाई वी, एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी। सर ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो आपके पास एक और तरीका मिल गया। एक तो इंडिविजुअल प्रेशर निकालने का एक तरीका क्या है बेटा? अपने मोल्स आर टी बाई वी, या फिर अपने को सर दूसरा
सर अगर आप किसी जगह पर पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए या बी निकालना चाहते हैं, तो उस केस में याद रखिएगा नॉन रिएक्टिव गैसेस में यहां पर भी देखोगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यहां भी देखोगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये कहां लगता है? नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर में। सर ये गैस प्लस गैस के लिए लगता है, ये गैस प्लस गैस के लिए लगता है, ये कहां लगता है? गैस इन लिक्विड के लिए लगता है। मतलब यहां भी प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ही तो है। बस इसका जो कहानी है, इसके केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? यहां पर पी टोटल है और यहां पर क्या हो गया? हेनरीज कांस्टेंट है। डिफरेंस देख लो, डाल्टन्स लॉ गैस प्लस गैस के लिए, ये भी नॉन रिएक्टिव, वो भी गैस इन लिक्विड के लिए, वो भी नॉन रिएक्टिव। एग्जाम हॉल में बेटा एक बहुत बहुत बेसिक सी लाइन है, गलती से भी अगर नाइट्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस दिया है तो वहां डाल्टन्स लॉ लगेगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस विथ वाटर लिक्विड दिया है तो वहां क्या लगेगा? हेनरीज लॉ लगेगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस दिया है बेटा, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो यहां क्या लगेगा? डाल्टन्स लॉ। यहां क्या लगेगा? डाल्टन्स लॉ। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर लिख दूं, वाटर लिक्विड लिख दूं, तो बेटा यहां पर क्या लगेगा? सर यहां लगेगा हेनरीज लॉ। तो डिफरेंस याद रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये है कुछ नहीं, ये कोई नया लॉ नहीं है, ये तो बस एप्लीकेशन है। किसका? सर आइडियल गैस इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है, उसी को हमने यूज कर लिया है। आइडियल गैस इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोगों ने क्या किया है? यूज कर लिया है। डन हो जाएगा। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कर लोगे, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कर लोगे। सर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पे आ गए। हमने लास्ट क्लास में सॉलिड इन लिक्विड की बात कर ली थी, आज हम गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब देखो, कोई भी लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड का अपना, लिक्विड को अगर हीट करते हो बेटा, लिक्विड को अगर हीट करते हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। बेटा याद रखिएगा, वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जिसको शॉर्टकट में वीपी लिख देते हैं, वेपर प्रेशर को ध्यान रखोगे तो ये क्या बोलता है कि लिक्विड जब अपने गैस के साथ या वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ये जो वेपर प्रेशर होता है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पे डिफाइन होता है। लिक्विड अगर अपने वेपर के साथ गैसियस स्टेज में, सर ये कब होगा? इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एकदम सैचुरेटेड है, एट इक्विलिब्रियम। सर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ये किस टेम्परेचर पे होता है? ये जो टेम्परेचर होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान सुनना, सर कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो जल्दी वेपर बना लेते हैं। तो ध्यान सुनिएगा सर, वेपर प्रेशर जो होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ध्यान सुनिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, भाई साहब कौन जल्दी वेपर बनाएगा? सर कौन जल्दी वेपर बनाएगा? सबसे पहली बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बहुत तेजी से बढ़ता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर जो होता है ना बेटा, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। सर वेपर प्रेशर जो होता है ना बेटा, याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका जितना ज्यादा है, मतलब आपको बॉयल करने में जितना हाई टेम्परेचर देना पड़े, बॉइलिंग पॉइंट जिसका जितना ज्यादा है उसका उतना कम वेपर बनेगा। जैसे ऑक्सीजन अपने पास, हम लोग पानी होता है, पानी का देखो ना वेपर बहुत स्लो बनता है। अगर आपको लगता हो पेट्रोल का देखना, पेट्रोल देखो, एसीटोन देखो, नेल पॉलिश लगाते हो ना, एसीटोन नेल पॉलिश उड़ाने वाला, उसको हाथ पे रखोगे, धड़ से 2 सेकंड नहीं लगेगा, उड़ जाएगा। पानी को रखे रहो, देखोगे पानी उड़ेगा ही नहीं। पानी जो होता है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा उसका वेपर उतना कम बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है उसका भी रीजन है, क्यों? क्योंकि सर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, याद रखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है,
सर टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली, और बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा है तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। अगर भाई साहब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसका ज्यादा है, ऑब्वियस है उसके मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, उसका बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? जो लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसी का नाम क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर। उसी का नाम बोला जाता है वेपर प्रेशर। ऑब्वियस है इसको हम प्रेशर जैसे गैस का मानते हैं वैसे ये भी प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिफाइंड होता है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं बेटा? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब जिस टाइम पर जिस टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट अगर बोल रहे हैं, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू हम बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बोल रहे हैं, तो भैया याद रखिएगा इस केस में सर वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो किसके बराबर हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल। आजकल मतलब नॉर्मली क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा ले लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है तो वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वेपर प्रेशर सर याद रखिएगा। अब आपके पास है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट मान लो 3 लिक्विड है, ए बी सी, सर इन सबका बॉइलिंग पॉइंट दिया है बेटा, देख लेना। मुझे बता दो सर वेपर प्रेशर सबसे पहले कौन बनाएगा? सबसे पहले कौन बनाएगा वेपर प्रेशर? सबसे ज्यादा किसका होगा? वेपर प्रेशर का ऑर्डर अगर कोई पूछ दे तो बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसका सबसे कम, फिर बी, फिर ए। याद रखिएगा बॉइलिंग वेपर प्रेशर के ऊपर ना बेटा आप लिक्विड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप के लिक्विड्स होते हैं, ये देखिएगा लिक्विड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, याद रखिएगा। एक होता है जिसको बुलाया जाता है वोलाटाइल लिक्विड, और एक होता है नॉन वोलाटाइल लिक्विड। लिक्विड्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स, एक को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं कि सर जो क्या बनाते हैं? फॉर्म्स वेपर्स इजीली। सर इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सर ये क्या करेंगे? एग्जाम्पल में जैसे पेट्रोल मैंने बोला, एसीटोन बोला। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि सर जल्दी से जल्दी वेपर्स जल्दी बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना पेट्रोल हाथ में डालोगे 2 सेकंड में वेपर बना लेगा। नॉन वोलाटाइल क्या होता है कि भैया ये नहीं बनाता। सर यहां पर वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट कम या न्यूट्रल 0 रहता है। एग्जाम्पल में देख लो पानी है, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल है। पानी को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं भाई, जल्दी नहीं, पानी ऐसे रखे रहो बहुत टाइम लगता है, इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में डिफरेंस है बेटा। इवेपोरेशन इज मतलब इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, क्योंकि आप कपड़े जब ऐसे खोल के डालते हो ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया देते हो, ताकि आप क्या करो ज्यादा से ज्यादा सरफेस पे पार्टिकल्स आए और वो सरफेस के पार्टिकल्स को उड़ाता है। बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन जो होता है वो सरफेस का फिनोमेना नहीं होता। जैसे इवेपोरेशन होगा ना तो देखोगे सबसे पहले ऊपर की लेयर से पानी जाता है, फिर नीचे की लेयर का पानी ऊपर आता है, वो ऊपर जाता है। इवेपोरेशन लेयर बाय लेयर जाता है। बॉइलिंग जो होती है जैसे आप ग्लास में पानी रख दो, आराम से देखो पहले एक लेयर जाएगी फिर दूसरी लेयर जाएगी, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो। लेकिन अगर वही ग्लास का पानी अगर आप वेपराइज कर रहे हो तो वेपर्स में देखोगे, आप अगर बॉइलिंग करते हो पानी की ठंड के दिनों में ज्यादातर आप मोस्टली देखोगे पानी बॉयल होगा ना बेटा तो नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, ऐसे पूरा एक सर्किट बनता है। उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। तो भैया वो किस तरह से काम करता है? कन्वेक्शन की तरह। वेपराइजेशन होगी तो पूरा पानी एक साथ गर्म होगा, लेकिन अगर इवेपोरेशन होगी तो वो क्या होगा? इवेपोरेशन को बेटा वेपराइजेशन से कंपेयर मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इवेपोरेशन को वेपराइजेशन से कंपेयर मत करना, नहीं तो भैया बर्बाद हो जाओगे। तो याद रखिएगा लिक्विड्स में भैया 2 टाइप के लिक्विड्स, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स, इनकी डेफिनेशन याद रखिएगा। ये देखो
सर वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है? वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है? इवेपोरेशन से अलग है, इसीलिए बोला वेपर प्रेशर ना बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको घर में जो खाना बनता है बेटा, घर में चाय मतलब जो बोलते हैं ना कि हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेशर कुकर में, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट प्रेशर कुकर में आता है। घर में जब चावल दाल जो भी हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई साहब कुछ ऐसा टाइम कैलकुलेट करके बैठे हो कि एक आदमी की दाल जो है 2 मिनट में पकती है और 10 आदमी की दाल 10 मिनट में पकती है, ऐसा नहीं होता भाई साहब। वो उनका फिक्स टाइम होता है, वो जो प्रेशर कुकर होगा ना उसका फिक्स टाइम होगा कि 5 मिनट 10 मिनट में वो बनाएगा। उसको अमाउंट ऑफ लिक्विड से नहीं फर्क पड़ता है, वो 5 ग्राम हो चाहे 10 ग्राम हो। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, पानी का फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा पानी 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है। सिमिलरली वेपर प्रेशर बेटा फिक्स्ड होता है, वो 5 ग्राम 10 ग्राम पे डिपेंड नहीं करता, वो हर एक लिक्विड का फिक्स होता है। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि सर छोटा प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है, बड़े वाले में कम जल्दी बनता है, नहीं। वो सारा का सारा वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर और आप किस पे डिपेंड करते हैं सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। आपको ऐसा नहीं बोल सकते, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता कि सर छोटा प्रेशर कुकर है तो उसमें जल्दी चावल पकते हैं और बड़े प्रेशर कुकर में सेम अमाउंट ऑफ चावल डाल के देख लो, सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल के देख लो बेटा, उस सेम टाइम में बना देगा। वेपर प्रेशर बेटा बहुत बेसिक सी चीज है। वेपर प्रेशर इवेपोरेशन से मत ओवरलैप करना, अगर इन दोनों को मिला दिया तो बर्बाद हो जाओगे। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, वेपर प्रेशर जो है पूरे लिक्विड का फेनोमेना है। सर वोलाटाइल लिक्विड्स का मतलब, सर वही बात है, वोलाटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर हाई और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। क्यों? क्योंकि भैया आप वेपर्स जल्दी बनाओगे। वेपर्स कब जल्दी बनाओगे? जब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, लेस वोलाटाइल। सर लो वेपर प्रेशर या हाई वोलाटाइल, हाई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी है, एनिलीन है, नाइट्रोबेंजीन है। तो बेटा ये देख लो तुम्हारे सामने ये थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, इनका ध्यान रखिएगा कि भाई साहब आप इस तरह के क्वेश्चंस ये देख ले। ये देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर दिया हुआ है ए बी सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर दिया हुआ है ए बी सी का, तो मुझे बस इतना बता दो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो क्या मुझे बता सकते हो इनके वेपर प्रेशर कौन किस तरह से इवेपोरेट करेगा? इवेपोरेशन का पूछ रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस इवेपोरेशन भी वेपर से ही होता है, सरफेस फेनोमेना होता है, लेकिन इवेपोरेशन सरफेस पे होगा, बट हाँ वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, या बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करेगा। ए बी सी में से सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका है? सी का। तो भैया देख लीजिएगा सर यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बी तेजी से होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर रैपिडली देन, नहीं सर बी जल्दी तेजी से नहीं होगा, ध्यान देखिएगा, बी इवेपोरेट लेस रेडली देन, नहीं ये भी गलत है सर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ए एंड बी इवेपोरेट एट द सेम रेट, ए इवेपोरेट फास्टर देन सी, क्योंकि ए सी से फास्टर, ए किससे फास्टर करेगा इवेपोरेट? बी से भी और सी से भी। बी किससे फास्ट करेगा? सी से फास्ट करेगा, ठीक है। बी किससे फास्ट करेगा? सी से ज्यादा तेजी से फास्ट इवेपोरेशन करेगा, तो ये देख लेना। नेक्स्ट देखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कैसे डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिफाइन करते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट को ये मत बोल देना कि बबल्स होता है, स्ट्रीम होता है, भैया बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जहां वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू, डन हो जाएगा सर। तो सॉल्युबिलिटी में देख लो, अब हम लोग लिक्विड्स के ऊपर आ गए हैं, लिक्विड्स के ऊपर आ गए, और लिक्विड्स के अंदर एक बात याद रखिएगा, देखो वोलाटाइल लिक्विड है तो वोलाटाइल लिक्विड क्या करता है? वेपर बनाता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जल्दी वेपर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वही तुमसे बोला जाए पानी, ये सब बहुत स्लोली वेपर्स बनाते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं लिक्विड का सॉल्यूशन ले लूं, लिक्विड का सॉल्यूशन ले लूं, लिक्विड का सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, यहां लिक्विड का सॉल्यूशन ले रहा हूं, एक चीज बस बताना, लिक्विड का सॉल्यूशन। अब एक बात बताना, मान लो एक प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड ए है, अगर इसको बोले कि प्योर लिक्विड ए है ये, ठीक है।
सर इसका वेपर बनेगा, इसका वेपर्स बनेंगे, तो ऐसा वेपर्स भी बना देता हूं। मुझे बस इतना बता देना प्योर लिक्विड ए है। सर इसका वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर बनेगा, हीट देंगे, मान लो 100 जूल हीट दिया हमने, 100 जूल हीट दिया, 100 जूल हीट अगर हम दे रहे हैं तो बेटा ध्यान सुनना, 100 जूल हीट देंगे। सर यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए है, अब प्योर है इसीलिए मैं जानबूझ के इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, पी नॉट ए लिख दे रहा हूं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए ऐसा लिख दूंगा, पी नॉट ए। अब तुम ध्यान सुनना, प्योर लिक्विड है, अभी मैंने किसी को मिक्स नहीं किया है। अगर मैं अब किसी को मिक्स कर दूं, अगर मैं मिक्सिंग कर दूं और हीट उतना ही दे रहा हूं, 100 जूल हीट दे रहा हूं, तो भैया ध्यान सुनना, अगर 100 जूल हीट दे रहा हूं, अगर मैं मिक्सिंग कर दूं, मतलब खुद से सोचो, अगर मैं इसी सॉल्यूशन में पहले ए अकेले था, अब मैं जानबूझ के ए के अंदर मैंने क्या किया, जानबूझ के एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर क्या किया मैंने, अब बी भी मिक्स कर दिया, मतलब यहां ए प्लस बी है। मुझे बताओ, अगर अब तुम खुद से बताना, अब 100 जूल हीट दे रहे हो, क्या लगता है अगर तुमसे बोला जाए ए के वेपर्स क्या उतने बनेंगे जितने पहले बनते थे? क्या ए के वेपर्स, खुद से कॉमन लॉजिक लगा, सिंपल लॉजिक लगा, पहले अकेला 100 जूल ले रहा था तो उसके वेपर्स मान लो पी नॉट ए बन रहे थे। अब भैया ए के क्या उतने वेपर्स बनेंगे? ए के वेपर्स का भैया देख लो, ए के वेपर्स क्या उतने बनेंगे? सर प्रेशर ऑफ ए, अगर हम यहां पर बोलूं सर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, सर वो क्या होगा? अगर उसको पीए लिख दूं, तुम खुद से बता दो मुझे, सर पी नॉट ए और पीए में कौन बड़ा होगा? अकेला था तो ज्यादा वेपर बनाएगा या मिक्सिंग करने के बाद ज्यादा वेपर बनेगा? बेटा याद रखिएगा, सर सीधा सीधा दिख रहा है कि सर पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि 100 जूल आपको अकेले मिल रहा था, अब 100 जूल में क्या होगा, ए प्लस बी दोनों आएंगे, तो वेपर प्रेशर याद रखिएगा, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, ये देख लो, एडिशन ऑफ solute whether it's volatile, whether it is volatile or non volatile। आपका अगर मान लो ए सॉल्वेंट होता, एडिशन ऑफ सॉल्यूट वेदर इट इज वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ऑलवेज डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये लाइन याद रखिए, क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि भैया अब हीट क्या होगी, दो जगह डिवाइड होगी। पहले अकेला था भाई साहब जबरदस्त, इसका वेपर प्रेशर मैंने जानबूझ के पी नॉट ए रख दिया, इसका वेपर प्रेशर पी ए रख दिया, क्योंकि भैया ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और इसके केस में क्या हो गया ये देख लो। सर आपको हमेशा पता चल गया कि आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो भैया जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हमेशा कम ही होगा। अच्छा, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, ये देखो यहां पर क्या होता है, दो लिक्विड ले लिया, फॉर वोलाटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर वोलाटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मैंने लिया, दोनों ही लिक्विड वोलाटाइल है, मतलब अगर ए लिक्विड और बी लिक्विड, ध्यान देखना, ए लिक्विड और बी लिक्विड दोनों ही वोलाटाइल है, अगर ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड दोनों ही वोलाटाइल है बेटा, ध्यान देखिएगा, ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड अगर दोनों ही वोलाटाइल है, बोथ आर वोलाटाइल, दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है, इस केस में क्या होगा, बोथ आर वोलाटाइल, इस केस में क्या होगा, ध्यान सुनना अपने पास। अगर मैंने सिंपल सी चीज देखी, यहां पर देखना, अब दोनों के ही वेपर्स बनेंगे, दोनों के ही अपने वेपर्स बनेंगे, ऊपर क्या होगा बेटा, वेपर्स बनेंगे, ऊपर क्या होगा, वेपर्स बनेंगे। अब ए के कितने वेपर्स बनेंगे, बी के कितने वेपर्स बनेंगे, सी के, हाँ बी के कितने वेपर्स बनेंगे, ये आपस में वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। अब देखना, तुम्हें कोई बोले कि वोलाटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो यहां पर अब कोई बोले कि सर यहां टोटल प्रेशर बताओ, टोटल वेपर प्रेशर बताओ, ऊपर कितना वेपर प्रेशर बनेगा, ए और बी के मिला के कितने बनेंगे, ए का कितना बनेगा, बी का कितना वेपर प्रेशर बनेगा, तो सर यहां पर कौन सा लॉ लगाओगे, याद रखिएगा यहां पर कौन सा लगता है, यहां पर लगता है फॉर वोलाटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ। क्या लगता है बेटा, ये लगता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि फॉर volatile liquid in solution
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction in liquid phase। मतलब भाई साहब राउल्स लॉ को याद रखिएगा। राउल्स लॉ किसके लिए आता है? जब वोलाटाइल लिक्विड्स होती हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स। ये क्या कह रहा है कि भैया अगर आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर आप ए का प्रेशर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। राउल्स लॉ क्या कहता है? ध्यान सुनना कि सर अगर आप वोलाटाइल लिक्विड, दोनों वोलाटाइल है तो ऑब्वियस दोनों के लिए लगा रहा हूं। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली, तो लोगों ने बोला सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बेटा यहां पर आता है पी नॉट ए काई ए। वेयर इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ ए। देख लीजिएगा डिफरेंस, देखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन। और ये क्या है? पी नॉट ए। ये क्या है सर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सर यहां पर देख लो सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी। सर यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। ये किसने बोला? राउल्स लॉ ने। उसने बोला कि जो इंडिविजुअल प्रेशर आपका किसका कितना वेपर बनेगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा? सर ये राउल्स लॉ। सर ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। सर पी नॉट बी अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी नॉट ए, पी नॉट का ये, इससे देख लो। ये किसने बताया? कौन कितना वेपर प्रेशर बनाएगा? ये किसने बताया? राउल्स लॉ ने। कौन कितना वेपर प्रेशर बनाएगा? ये किसने बताया? राउल्स लॉ ने। ध्यान सुनना, मतलब ऊपर जो गैस बनेगा, ए का अपना गैस बनेगा, बी का अपना गैस वेपर बनेंगे, और उन दोनों का, अब देखो ऊपर क्या हो गया बेटा? ऊपर गैसियस फेज आ गया बेटा। देख लो ये कौन कितना बनाएगा ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर, ये किसने बताया? राउल्स लॉ ने। लेकिन ध्यान सुनिएगा, सर अगर मैं पूछूं पी टोटल प्रेशर बताओ, तो बेटा ये कैसे आया ये देख लीजिएगा। इसको राउल्स लॉ मत बोल देना, याद करो अभी जस्ट बताया था। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऊपर जब गैस होता है तो दैट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसीलिए ये टॉपिक बड़ा शानदार सा बन जाता है बेटा। देखो नीचे से कौन कितना वेपर बनाएगा ये किसने बताया? राउल्स लॉ ने। लेकिन जब ऊपर सारे वेपर्स बन जाएंगे, ए का अपना वेपर बन गया, बी का अपना वेपर बन गया, तो ऊपर कौन लॉ लगेगा? ऊपर लिक्विड नहीं, ऊपर गैस है, तो ऊपर कौन सा लगेगा? डाल्टन्स लॉ। पी टोटल की वैल्यू बेटा फॉर्मूला वही आएगा जो वहां से आया है, लेकिन ये जो आया ये कहां से आया? सर ये देख लो, ये देख लो। तो राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, और अपने पास याद रखिएगा राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, और अगर हम बात करें सर राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ, इन तीनों के बीच में रिलेशन याद रखिएगा। इन तीनों के बीच का रिलेशन याद रखिएगा। अब ये ध्यान रखना भाई, ये डाल्टन्स लॉ, अब देखो प्लीज सुनना, जब तक लिक्विड में हो, ये जो काई ए और काई बी दिया है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मतलब जब आप लिक्विड मिक्स कर रहे हो ना तब आपका दिया हुआ, ये डिसाइड करता है कौन कितना वेपर प्रेशर बनाएगा ऊपर की तरफ, कौन कितना वेपर प्रेशर बनाएगा ऊपर की तरफ। किसने बोला? राउल्स लॉ ने। किसने बोला? राउल्स लॉ ने। देखो राउल्स लॉ की डेफिनेशन भी दिखा देता हूं भाई, कोई बोले एनसीईआरटी में, हाँ एनसीईआरटी में, अरे यार डेफिनेशन, हाँ ये रहा एनसीईआरटी की डेफिनेशन। ये देखो राउल्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to its mole fraction। सर देख लो, partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction।
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अभी आपको अब एनसीईआरटी में ये भी चीज आपको देखने को मिल जाएगी, डाल्टन्स लॉ, टोटल वेपर प्रेशर जो होता है बेटा लिक्विड्स के ऊपर वो डायरेक्टली सम हो जाता है सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। इसीलिए बोल रहा हूं यहां पर कहानी कुछ और है। ये देखो, लिक्विड से डिसाइड करता है, लिक्विड फेज डिसाइड करता है कौन कितना वेपर्स बनाएगा, कौन कितना वेपर्स बनाएगा। लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो डिसाइड करता है, एंड जो आपका प्योर कंपोनेंट का पी नॉट ए या पी नॉट बी है वो डिसाइड करता है कि कौन कितना मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके वेपर्स बनाने वाला है। सर टोटल वेपर प्रेशर, ये जो स्टेटमेंट है ये डाल्टन्स लॉ है सर, ये बराबर कर सकते हैं। अब तुमसे मैं मजे लेने के मूड में आ जाऊं, मैं देखो ध्यान सुनना, पी सर देखिएगा, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ये देख, अरे यार ये देख, प्रेशर ऑफ ए सर पी नॉट ए काई ए, प्रेशर ऑफ बी सर ये क्या लिख दिया पी नॉट बी काई बी। ये बेटा है किसका, राउल्ट्स लॉ से, ये लिक्विड लिक्विड में लगता है राउल्ट्स लॉ। सर अगर पी टोटल लिख रहा हूं तो पी टोटल पी ए प्लस पी बी, सर पी ए प्लस पी बी, या फिर पी ए के बदले पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो सर ये क्या हो गया पी टोटल की वैल्यू, ये किससे डिसाइड हुआ, तो ये डाल्टन्स लॉ से। ये किससे डिसाइड हुआ, डाल्टन्स लॉ से। सर पी टोटल, टोटल ये वेपर का टोटल वेपर प्रेशर कितना बनेगा। अब ध्यान सुनना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है। कोई सोचे, एक बात बताओ, अगर यहां पर देखना, अगर कोई बोल दे कि सर सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, मतलब काई ऑफ ए 1 हो जाए तो काई ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा 0। अगर सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है मतलब प्योर ए हो गया तो बेटा पी टोटल की वैल्यू बता सकते हो, पी टोटल की वैल्यू किसके बराबर हो। अगर सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट है मतलब ये 1 है और ये 0 हो गया तो ये टर्म 0, ये 1 इंटू दिस, सर पी टोटल किसके बराबर हो जाए, प्योर ए हो जाएगा। ये किसका सॉल्यूशन हो गया, प्योर ए का। अगर सिर्फ और सिर्फ ए ही बचा है तो प्योर ए आ गया। अगर सिर्फ और सिर्फ माई ऐसा बोल दिया जाए कि काई बी 1 हो जाए, काई ए की वैल्यू क्या हो जाए 0, सर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में देखोगे, इस केस में टोटल प्रेशर किसके बराबर, सर ये 0 और ये 1, तो ये पी टोटल किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी के बराबर होगा। पी टोटल किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर हो। यहां पर क्या आ जाएगा, प्योर बी आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, प्योर बी आ जाएगा। तो प्योर ए प्योर बी। सर आप देख लो, आप सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके। अब सॉल्यूशन में देखो एक चीज और, ये देखिएगा, पी टोटल को आपने ऐसे लिखा। अब देखो भाई साहब, मैं मस्ती मस्ती में कुछ भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि सर अब साइंस पढ़ रहे तो साइंस में यही तो दिक्कत है, एक फॉर्मूला अगर बता दिया जाए तो उस पे काम थोड़ी ना चलेगा। इसको भी लिखने का तरीका देखो। अब देखो, अब देखना, मैं पी टोटल को पीटी लिख देता हूं, पी नॉट काई ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस काई ए लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत। अब देख लो भाई, तुम्हारे सामने है पी टोटल पी नॉट ए काई ए प्लस ये देख लो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए होगा। सर पी टोटल की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी पी नॉट बी प्लस, अगर काई ए को कॉमन ले लो तो दैट विल बी पी नॉट ए माइनस क्या हो गया, पी नॉट बी। सर पी टोटल पी नॉट ए माइनस पी हो जाएगा। अगर तुमसे बोला जाए तो याद रखिएगा, सर पी टोटल की बात करेंगे तो ये देख लो, अब कोई ऐसे बोल दे कि 1 माइनस काई बी पुट कर दो और ये देख लो। अब बस मैं गेम खेल रहा हूं भाई साहब, गेम खेला जा रहा है और क्या, एक ही चीज को लिखने का तरीका। अब यहां जानबूझ के ये देख लो, सर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। सर ये देख लो, पी टोटल की वैल्यू पी नॉट ए प्लस, अगर काई बी लिख देते हो तो दैट विल बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। सर ये अपने आप आ जाएगा, ये देखो सर आ जाएगा। पी टोटल की वैल्यू निकाल सकते हैं तो पी टोटल की वैल्यू ऐसे करा जा सकता है, ये देख लो, पी टोटल की वैल्यू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये करा जा सकता है। श्योर हो तो ये देख ले भैया, पी टोटल पी नॉट बी काई बी ऐसे निकाला। सर ये देख लो इस केस, सर अब आपके ऊपर, अब कोई बोले, अब देखो मैं ग्राफ बना सकता हूं, कोई मजे मैं ग्राफ बना दूं। ये देखो सर पी टोटल को क्या ले लूं मैं, वाई एक्सिस पे, और इसको क्या ले लूं मैं, एक्स एक्सिस पे। मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं भाई साहब, अब देखो
पी टोटल को मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन पूछने वाला बस मैथ्स में घुमाएगा तुम्हें कि भैया मैथ्स में घूमते रहिए। ये देखिएगा बेटा, अब रटोगे तो रटते रह जाओगे। ये देखो सर क्या होगा यहां पर, सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा सर, वाई इंटरसेप्ट पी नॉट बी होगा। और सर स्लोप कितना ले लूं, तो स्लोप की वैल्यू देख लो, पी नॉट ए माइनस कितना आ जाएगा, पी नॉट बी। अब तुमसे ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा, बताते रहो तुमसे। अब फिर से यहां ये वाई एक्सिस पे दे दिया और सर ये वाला एक्स एक्सिस पे दे दिया। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बेटा अभी बेसिक मैथ, हाँ 2-4 दिन पहले ही पढ़ा है सर। ये देख लो, मुझे बस इतना बताओ भैया इस केस में क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा बेटा। खुद से ग्राफ ड्रॉ करो, खुद से ग्राफ ड्रॉ करो। ये देखो इस केस में भी सिमिलर टाइप का नेचर, ये पी नॉट ए आ गया, यहां पर स्लोप देखोगे तो स्लोप की वैल्यू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आएगा। स्लोप की वैल्यू पी नॉट बी माइनस क्या आ गई, पी नॉट ए आ गई। तो याद रखिएगा सर, आपके ऊपर है। अब आप देख लो सर, एक ही चीज को लिखने का तरीका देख लो, एक ही चीज को लिखने का तरीका देख लो। सर आपको क्या बताया गया, ऐसा सर ये ऐसे भी लिख सकते, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बना दो ग्राफ। भाई इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा। मैं टोटल प्रेशर का भी ग्राफ बना सकता हूं। देखो भाई साहब, इंटरेस्टिंग सा ग्राफ। फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, याद रखिएगा, बार बार तीसरी बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो इसी से पता चल जाना चाहिए कि भाई साहब फॉर्मूला जो है राउल्स लॉ का और डाल्टन्स लॉ का एक साथ लिखा जा रहा है, पी ए प्लस पी बी। अब देख लीजिएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये देख लो सर, ये देख लो, देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। पहली बार तुम्हारी लाइफ में क्लोज्ड ग्राफ आना शुरू होता है। क्लोज्ड ग्राफ बेटा देखो, क्लोज्ड ग्राफ क्यों बोलते हैं हम लोग, इसका दिक्कत क्या होती है, क्लोज्ड ग्राफ क्यों आता है, बिकॉज ये जो लाइन है बेटा ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दिक्कत क्या है कि भैया मोल फ्रैक्शन जहां ए का, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ए का यहां 0 है, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1। मतलब ये इनिशियल पॉइंट ए का है, तो बी का इनिशियल पॉइंट क्या होगा सर, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 0। इसीलिए दो वर्टिकल लाइंस बनाई गई कि भैया आप इधर मोल फ्रैक्शन 0, इसका ए के लिए भैया वो बेसिक कोऑर्डिनेट कौन है, 0 कोऑर्डिनेट ये, बी के लिए कोऑर्डिनेट कौन सा, 0 ये है। सर ये देखिएगा यहां पर क्या होता है, इस साइड हम लोग लेते हैं बेटा प्रेशर, ये होता है प्रेशर, दोनों साइड प्रेशर। ऊपर जो लाइन है बेटा इसको बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। ध्यान देख लीजिए सर, ये देखिएगा, ये देखो, अब प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर तुम बनाते हो तो देख लो, प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सर देखोगे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 1 हो जाए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो जाए, उस टाइम पर सर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर, पी नॉट ए के। उस टाइम पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 1 हो जाए तो उस टाइम टोटल प्रेशर भी किसको रिप्रेजेंट करता है, पी नॉट ए। सर ये किसका ग्राफ है, सर ये ग्राफ है प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए का ग्राफ हो गया। देख लो स्ट्रेट लाइन बना दिया। अच्छा सर प्रेशर ऑफ बी, अब उल्टा भी मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं मतलब सर मैं बी का ग्राफ लेता हूं, ये देखो बी का ग्राफ ऐसे ले लेता हूं। अब मैं जानबूझ के थोड़ा बी को नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया, पी नॉट बी लिख दिया। ये देखो सर, देख लो ये पी नॉट बी हो जाएगा। अब तुमसे इंटरेस्टिंग सी चीज क्या पूछी जा रही है कि सर ये किसका ग्राफ है, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी। सर ये इधर से स्टार्ट होगा, ये इधर से स्टार्ट होगा, क्यों, इसका रीजन बता चुका हूं। अब कोई बोले टोटल प्रेशर बताओ, बेटा इसका ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बन गया, अब टोटल प्रेशर का ग्राफ बनाओ। तो टोटल ग्राफ प्रेशर का ग्राफ बेटा ना ध्यान से सुनना, टोटल प्रेशर का ग्राफ जो होगा, टोटल प्रेशर का ग्राफ कैसे बनाएंगे। सर ये पता है कि इस टाइम पर टोटल प्रेशर पी नॉट बी, इस टाइम पर टोटल प्रेशर पी नॉट ए, और मुझे इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक होता, पैराबोलिक होता, हाइपरबोलिक होता तो इक्वेशन कुछ और होती। तो भैया देख लो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी टोटल को। ये देख लो सर टोटल प्रेशर का ग्राफ, ये देख लो, इसीलिए बोला ये ए का ग्राफ, ये बी का ग्राफ और ये पी टोटल का ग्राफ। देख लो
सर ग्राफ देख लीजिएगा, पी टोटल का ग्राफ कैसे बनता है। सर आप शुरुआत में मैंने क्या बोला, ये सब लिक्विड फेज की कंपोजिशन है, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना मिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर बनाते हैं। डन सर, हो जाएगा, श्योर है सर। ग्राफ सारे कर लोगे, फॉर्मूलाज हो गए। राउल्स लॉ के भैया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का बस एक लास्ट फॉर्मूला बताता हूं, लास्ट फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद आप देख लीजिएगा लास्ट फॉर्मूला क्या है। सर लास्ट फॉर्मूला वो आप ही बताएंगे। एक बात बताइए, अब आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है बट आपसे वही पूछ रहा हूं, ये बेटा लिक्विड लिक्विड फेज में आपसे पूछा गया कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन का ये है काई भी है, तो इसको बोलते हैं बेटा कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। जब आप मिक्सिंग कर रहे हो तभी आपको पता है कि इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं लिक्विड लिक्विड के। लेकिन कोई पूछे कि नहीं नहीं सर, आपने ये तो बता दिया कि ए का प्रेशर ऊपर कितना बनेगा, बी का प्रेशर कितना ऊपर बनेगा, लेकिन अगर ऊपर वेपर्स के अंदर कोई पूछे, कंपोजिशन इन वेपर फेज कोई पूछ दे, कंपोजिशन इन वेपर फेज कोई पूछ दे, कंपोजिशन इन वेपर फेज कोई पूछ दे, तो उसको कैसे निकालेंगे। कंपोजिशन इन वेपर फेज कोई पूछ दे तो उसको बेटा कैसे निकालेंगे। कंपोजिशन इन वेपर फेज कोई पूछ दे तो उसको कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। सर लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या है, काई ए और काई बी, याद रखिएगा। काई ए और काई बी क्या है, काई ए और काई बी क्या है बेटा, काई ए और काई बी कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन। अब देख, अब भैया तुमसे कोई पूछ दे कि सर अब बताइए वेपर फेज में जब ऊपर वेपर बना उसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन अगर आप बी का निकालना चाहते, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज निकालना चाहते हैं, तो भैया ऑब्वियस है इसको अब थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको वाई ए लिख दिया मैंने, और वाई ए की जो वैल्यू होती है बेटा, वाई ए की जो वैल्यू होती है सर देख लो, डाल्टन्स लॉ को यूज कर रहा हूं मैं सर, अपना प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ जस्ट अभी बताया था मैंने, ये रहा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ कहां है, वाई ए की वैल्यू क्या होगी, अपना प्रेशर डिवाइड बाय टोटल। जब गैसेस में आ जाते हो तो वाई ए मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो कैसे होगा, अपना प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे आता है, अपना प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो बेटा यहां राउल्स लॉ नहीं लग रहा है, यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है सर, ये वाई ए की वैल्यू क्या आएगी। अब कोई पूछे वाई सर ये पी ए की वैल्यू, अरे बेटा पी ए की वैल्यू वही है जो पहले से निकाल के बैठे हो, वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ये वही रहेगी, ये वही रहने वाला है, ऐसा थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। बट हां अगर आप मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना चाहते हो तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज अगर आप निकालना चाहते हो, वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो बेटा वाई बी इसको बोलेंगे, और वाई बी की वैल्यू प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल। और प्रेशर ऑफ बी बेटा कैसे आएगा, पी नॉट बी काई बी, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो भैया राउल्स लॉ के सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूलाज ग्राफ आपके सामने हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज ग्राफ आपके सामने हैं। कंपोजिशन इन वेपर फेज याद रखिएगा सर, वो मोल फ्रैक्शन के बराबर जरूरी नहीं है कि होंगे, वो अलग अलग होंगे, इसीलिए इसको वाई ए और वाई बी लिख दिया गया। और यहां पर भैया कंपोजिशन इन वेपर फेज किससे निकाला जा रहा है, याद रखिएगा डाल्टन्स लॉ से। यहां राउल्स लॉ मत लगा दीजिएगा कि सर ये भैया ये डाल्टन्स लॉ फॉलो कर रहा है। कोई बोले सर ये राउल्स, अरे भैया वो तो प्रेशर का वैल्यू पहले ही बता दी। राउल्स का काम बस इतना था, राउल्स का काम बस इतना था कि कौन लिक्विड में से कौन कितना वेपर फेज बनाएगा, कौन कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, इतना वेपर प्रेशर बता दो, ये राउल्स का काम था बेटा, राउल्स का बस इतना काम था। ये डाल्टन्स लॉ, इधर डाल्टन्स लॉ, याद रखिएगा लिक्विड लिक्विड वेपर फेज में ये होगा। पक्का हो जाएगा सर, फॉर्मूला सारे हो जाएंगे, श्योर हो। यहां दोनों लिक्विड वोलाटाइल था, ध्यान सुनना, यहां दोनों लिक्विड वोलाटाइल था, इसीलिए हमने दोनों लिक्विड को लेके चले। अच्छा एक मान लो, चलो एक बात बताओ, ये देखो अगर मैं ऐसा देता हूं सॉल्यूशन ऑफ, बेटा अब न्यूमेरिकल्स कल कराऊंगा क्योंकि अब कराऊंगा तो फिर तुम्हारा टाइम ज्यादा चला जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड ए एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड बी, या सॉलिड बी, अगर ऐसा सॉल्यूशन दे दिया तो अब की बार भी ए और बी ही है,
अब की बार भी ए और बी ही है, लेकिन अब की बार भी लिक्विड में कौन है सर, सॉल्यूशन में ए प्लस बी ही है, लेकिन ए प्लस बी ही है, लेकिन अब की बार क्या हुआ, ए प्लस बी है। ये क्या है, वोलाटाइल है, और ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब मुझे बता दो, अब की बार सर नॉन वोलाटाइल है और एक वोलाटाइल है, एक बात बता दो, यहां जो भी वेपर्स बनेंगे वो किसके वेपर्स होंगे, यहां जो भी वेपर्स बनेंगे वो किसके वेपर्स होंगे। मतलब इस केस में मुझे बता दो सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर तुम निकालने जाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, यही लिखेंगे शायद सर। मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो यहां पर बेटा आप क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर ए का सर प्लस वेपर प्रेशर अगर आप सोचोगे बी का, तो बी का वेपर प्रेशर कितना लेंगे, 0, यही लेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। मतलब आप यहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने जाओगे सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक बात बताऊं, पी नॉट ए का ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ए का प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी नॉट ए का ये हो गया। एक ही बंदा है यहां पर सर, बी का कोई वेपर ही नहीं बने, नॉन वोलाटाइल नाम से ही बोल दिया, मतलब बेचारा बी का कोई प्रेशर ही नहीं बना। हाँ बस बी का क्या होगा सर, मोल फ्रैक्शन में यूज होगा, और कोई यूज नहीं है सर। बी आराम शांति से बैठा, बोला अरे चल तो हमको वेपर नहीं बनाना, ए का वेपर डाउन कर दिया, बी का अपना वेपर कितना है, 0, सर निकाल दो। तो ये याद रखिएगा, अगर एक वोलाटाइल लिक्विड और एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड है तो उस केस में भैया देख लीजिएगा, आज डीपी नंबर आपको 2 मिलेगा, डीपी नंबर 2 आपको अटेम्प्ट करना है, और आज थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूं। हाँ मतलब चलो कोई नहीं, एहसान याद रखना, ठीक है। और क्या, और भैया हेनरीज लॉ कंप्लीट है, राउल्ट्स लॉ की तरफ मूव कर गए हम लोग। न्यूमेरिकल्स रह गया राउल्ट्स लॉ का, न्यूमेरिकल्स राउल्ट्स लॉ के बेटा अगली क्लास में आपके पास आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स पहले मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस पहले मैं कराऊंगा, और कल भैया कल फिर से तीसरा दिन है, और तीसरे दिन जानते ही हो तुमको हमने बोला था ना, हमको मजा नहीं आता, बिना क्वेश्चन पूछे ना टेस्ट वेस्ट लिए मजा नहीं आता। तो जो लोग भी ज्यादा सर दर्द हो रहा बेटा, हम पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है, फिर से पढ़ना है तो वहां जाना। भैया पिछले अगली क्लास में भैया हेनरीज लॉ के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस, मतलब कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बात की भैया पहले से मेंटली लेके चलिएगा। सॉल्यूशन जरूर रिवाइज करके आइएगा आज कल की क्लास, क्योंकि कल तीसरा क्लास है तो कल पूछा जाएगा। डन, हाँ ये भैया हफ्ता में छुट्टी मिल गया यार, तुमको इससे ज्यादा क्या इजी लाइफ चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से, और हम लोग कल राउल्ट्स लॉ के कल क्वेश्चंस करेंगे। पहले हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ मिलाएंगे भी, 2-3 चीजें मिलाई जाएंगी, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ। बेटा कल थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने वाला है, और उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके तो चलिए भाई साहब, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो।